Hi everyone, welcome back to another video. Okay, today in this video we will discuss about लेवोसेट्रिजिन. ठीक है, सो लेवोसेट्रिजिन के बारे में हम आज पढ़ाई करने वाले हैं ना. लेवोसेट्रिजिन की जब मैं बात करता हूँ तो लेवोसेट्रिजिन के बारे में हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे. ठीक है, लेवोसेट्रिजिन. नाउ ये जो प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है इसे मतलब आप अच्छे से देख पाएंगे क्योंकि मैं आपको लिख करके भी बताऊंगा एंड पढ़ करके भी बताऊंगा तो एक आसान मिलेगा. नाउ लेवोसेट्रिजिन को बाकी जो लोग जिस तरीके से जानते हैं हम थोड़ा अलग जानने की कोशिश करेंगे. हर एक टर्मिनोलॉजी को अलग से जानेंगे, हर एक टर्मिनोलॉजी को अच्छे से हम समझेंगे. ठीक है, नाउ आज ओवरव्यू टाइप का पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ लेवोसेट्रिजिन इज ए सेकेंड जनरेशन. नाउ इस प्रकार से अगर सेकेंड लिखेंगे तो आप शायद नहीं जान पाएंगे. इज ए सेकेंड जनरेशन. लेवोसेट्रिजिन क्या हो गया, एक सेकेंड जनरेशन. ठीक है, हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. सेकेंड जनरेशन हिस्टामिन H1. हिस्टामिन का क्या हो गया, H1 रिसेप्टर. हिस्टामिन का H1 रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर. हिस्टामिन का H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. It is the R enantiomer of cetrizin. It is the R enantiomer. It is the R enantiomer. Enantiomer of cetrizin. ठीक है, of cetrizin. Levocetrigine has greater affinity for the histamine H1 receptor than cetrizin. Levocetrigine has greater affinity रहता है for the histamine H1 receptor. Histamine H1 receptor than cetrizin. Levocetrigine indicated for the relief. Levocetrigine ओके, लेवोसेट्रिजिन को हमने गलत लिखा है तो इसका सही जो लिखने का शैली है LEVOCETI. ओके, CETI. तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा वाइप आउट कर दे रहे हैं क्योंकि हमने गलत लिखा है लेवोसेट्रिजिन को, तो उसे हम ठीक कर देते हैं. लेवोसेट्रिजिन ZINE. तो सारे जगह पर यहाँ पर भी एक आई होगा, लगेगा सेट्रिजिन. देखो, लिखने का यही फ़ायदा होता है, अगर आप लिखोगे तो आपको ये फ़ायदा नज़र आएगा. ठीक है, लेवोसेट्रिजिन. मैंने क्या कहा था, बुक रीडिंग, हैंड राइटिंग, इसका एक अलग
मतलब खुशबू होता है। जब आप धीरे धीरे देखोगे, भले ही आप गलती करोगे लेकिन आपको गलती का आभास भी होने लगेगा, ठीक है। लेवोसेट्रिजिन इज इंडिकेटेड, ये कहाँ पर इंडिकेटेड होता है? इज इंडिकेटेड फॉर द रिलीफ ऑफ फॉर द रिलीफ फॉर द रिलीफ RELIEF, okay, for the relief of a symptom, for the relief of a symptom, सिम्टम में रिलीफ मिलेगा जो कि एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विथ, किसके साथ? विथ perennial allergic rhinitis, perennial allergic rhinitis, ठीक है। allergic rhinitis in adult and children, in adult and children aged 6 month to 2 year, and for the treatment of and for the treatment of, किसके साथ? ट्रीटमेंट ऑफ uncomplicated skin manifestation of chronic idiopathic urticaria in adults and children, aged 6 month एंड आपका ओल्डर भी हो सकता है ना। पहला हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो पूरा ड्रग का प्रोफाइल पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ अडल्ट डोसेज की हम बात अगर करेंगे, अडल्ट डोसेज तो अडल्ट डोसेज में हमको मिलेगा क्रोनिक इडियोपैथिक ऑर्टिकारिया। क्या मिलेगा? क्रोनिक CHRONIC, क्रोनिक इडियोपैथिक इडियोपैथिक, क्रोनिक इडियोपैथिक ऑर्टिकारिया, क्रोनिक इडियोपैथिक ऑर्टिकारिया। नाउ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका हमेशा रहेगा ओरल, बचपन से। तो कितना देना है हमको? 5 mg हमें देना है, जिसके लिए हमें क्या मतलब लिख सकते हैं? 1 टैबलेट हम दे सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे? 2 टीस्पूनफुल, ठीक है, 2 टीस्पून्स, जिसमें क्या आता है? 10 ml आता है, 10 ml। सो 10 ml कंटेन आपका 5 mg, ठीक है। ये आपका ओरल सॉल्यूशन हो जाएगा, चलेगा। ये ओडी हमको देना है, ओडी इन इवनिंग, ठीक है। तो 5 mg हमको क्या देना है? 5 mg ओडी देना है इवनिंग को, या फिर 2 टीस्पूनफुल, जिसको हम क्या कहते हैं? 10 ml अगर हम देंगे तो 5 mg मेडिकामेंट चलेगा, ठीक है। ओडी इवनिंग, ये इवनिंग में हमको देना है।
ना उसके बाद एलर्जिक रिनिटिस, एलर्जिक ये हो गया क्रोनिक इडियोपैथिक अर्टिकेरिया, ठीक है। ना सेकेंड जो होगा वो हमारे लिए हो जाएगा एलर्जिक रिनिटिस, RHI रिनिटिस। नाउ ये जो एलर्जिक रिनिटिस होता है ये हमेशा याद रखो OTC ओनली, ये केवल और केवल OTC के लिए, ठीक है, एलर्जिक रिनिटिस। सो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका रहेगा ओरल, ठीक है, ओरल रहेगा। तो इसमें भी आपको 5 mg OD आपको इवनिंग में देना है, इवनिंग, ठीक है। सम पेशेंट विथ लेस सिवियर सिम्टम में एक्सपीरियंस रिलीफ विथ 2.5 mg OD। तो इसमें और एक कहानी है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको देखा गया है विथ लेस सिवियर सिम्टम, जिनका सिम्टम इतना ज़्यादा सिवियर नहीं है, ये देखा गया है। में एक्सपीरियंस रिलीफ, ये रिलीफ करते हैं विथ 2.5 mg OD, 2.5 mg OD। नाउ मैक्सिमम डोज यहाँ पर कितना देना पड़ेगा, मैक्सिमम जो डोज देना है वो कितना देना पड़ेगा, 5 mg पर डे, 5 mg पर डे। नाउ पेडियाट्रिक डोसेज, ठीक है, पेडियाट्रिक डोसेज एडल्ट के लिए जितना था उतना कवर अप हो गया, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पेडियाट्रिक डोसेज, पेडियाट्रिक डोसेज में आपका आ जाएगा पर एनियल एलर्जिक रिनिटिस। पहला जो हम देखेंगे पर एनियल एलर्जिक रिनिटिस, RHI रिनिटिस पर एनियल एलर्जिक रिनिटिस। नाउ इसमें जो होता है और एनियल एलर्जिक रिनिटिस में पहला कंडीशन है, क्योंकि इसमें कंडीशन वाइज हमको पेशेंट को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मनमानी आचरण। पहला चीज़ जो कंडीशन होगा, इन्फेंट जिनका उम्र होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 मंथ, एंड जो भी चिल्ड्रेन होंगे, ठीक है, जिनका उम्र होगा लेस दान, यहाँ पर ग्रेटर दान, उसके बाद लेस दान इक्वल्स टू 5 ईयर, मतलब 6 महीने से बड़ा होगा लेकिन 5 साल से क्या होगा, छोटा होगा। तो उतने उम्र वाले जितने भी हमारे लिए बच्चे होंगे उनके लिए पर एनियल एलर्जिक रिनिटिस अगर हुआ है तो ओरल रूट को अगर हम कंसीडर करेंगे तो कितना डोज देंगे, 1.25 mg हम देंगे, ठीक है। 1.25 mg जनरली अगर देखा जाएगा ओरल सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो हाफ टी स्पूनफुल काफ़ी है, हाफ टी स्पून काफ़ी है, जिसमें हाफ टी स्पूनफुल का मतलब होता है 2.5 ml उसको देना पड़ेगा, ठीक है, 2.5 ml ओरल
ओरल सोल्यूशन, ठीक है। ओडी इन इवनिंग, ओडी इन इवनिंग, ओडी इन इवनिंग। मैक्सिमम डोज जो होता है, मैक्स डोज जो होता है वो जनरली आपका 1.25 mg पर डे आप उस पेशेंट को दे सकते हो। नाउ अगर दूसरी बात हम करेंगे चिल्ड्रन एज, चिल्ड्रन जिनका उम्र हम दे सकते हैं 6 to 11 ईयर, ठीक है, उसको हम क्या मेडिकामेंट दे सकते हैं। देखो 5 साल की 6 महीने से लेकर के 6 मंथ से ग्रेटर दान होना चाहिए और 5 साल से कम होना चाहिए। तो उसके लिए डोज क्या हो गया 1.25 mg हमें देना है। अगर ओरल सोल्यूशन की बात करेंगे तो 2.5 ml ओरल सोल्यूशन देना है, ओडी इन द इवनिंग, ठीक है। नाउ जिनका उम्र रहेगा 6 से लेकर के 11 साल, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका जाहिर सी बात है ओरल रहेगा, तो उनके लिए 2.5 mg हमको देना पड़ेगा, ओडी देना पड़ेगा एंड ये इवनिंग में देना पड़ेगा। मैक्सिमम डोज कितना, मैक्स डोज कितना, मैक्सिमम डोज की अगर हम बात करेंगे तो 2.5 mg हमको देना पड़ेगा पर डे, एक दिन में। तो यहाँ पर सभी मैक्सिमम डोज ही दिया जा रहा है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करेंगे चिल्ड्रेन जिनका उम्र 12 साल से अधिक हो, ठीक है, और एक कंडीशन, क्योंकि एज ग्रुप के अनुसार हमको देना पड़ेगा, तो चिल्ड्रेन जिनका एज होगा क्या, जिनका एज होगा ग्रेटर दैन 12 ईयर, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 12 ईयर, उसके लिए हमें डोज देना पड़ेगा। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल ही रहेगा, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा 5 mg ओडी देना पड़ेगा, 5 mg ओडी आपको इवनिंग में देना पड़ेगा। सम पेशेंट में एक्सपीरियंस रिलीफ ऑफ सिम्टम विथ 2.5 mg, ठीक है, लेकिन 2.5 mg में क्या करते हैं, सम पेशेंट ऐसा देखा गया है उनको रिलीफ भी मिला है, ठीक है, 2.5 mg ओडी में, ठीक है। हे फीवर एंड अदर रेस्पिरेटरी एलर्जी, इस केस में बच्चों में क्या होता है, हे फीवर होता है, ठीक है, हे फीवर HAY, हे फीवर, हे फीवर एंड अदर रेस्पिरेटरी एलर्जी, ठीक है, अदर रेस्पिरेटरी एलर्जी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कुछ बच्चों को कंसिडर करेंगे जिन बच्चों का उम्र होगा चिल्ड्रेन, ठीक है, जिनका उम्र होगा 2 से लेकर के 5 साल के अंदर, ठीक है। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल रह जाएगा, तो इस केस में 1.25 mg हमको देना पड़ेगा, ओडी देना पड़ेगा, इन इवनिंग में हमें देना पड़ेगा। तो लेवोसिट्रिजिन के बारे में हमेशा याद रखो, ये इवनिंग में ही दिया जाता है। मैक्सिमम डोज आप कितना दे सकते हो, मैक्स डोज की अगर मैं बात करूँगा तो मैक्स डोज आप 1.25 mg दे सकते हैं, पर डे में दे सकते हैं। नाउ ये 2 से लेकर के 5 साल की डोज हो गई। नाउ उसके बाद चिल्ड्रेन अगर उनका उम्र 6 से लेकर के 11 साल अगर है, तो उस केस में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल हो जाएगा। इस केस में आपको 2.5 mg आपको देना पड़ेगा, ओडी देना पड़ेगा एंड इवनिंग में देना पड़ेगा।
मैक्स डोज कितना, मैक्स डोज आप दे सकते हो 2.5 mg ये पर डे में दे सकते हो। नाउ अगर बात करेंगे चिल्ड्रन एज जिनका 12 साल से अधिक है एंड एडोलसेंट है, ठीक है। पहली बात है चिल्ड्रन जिनका उम्र है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 ईयर एंड एडोलसेंट मतलब लगभग 18 साल तक, 12 से लेकर के 18 साल तक। तो इस केस में हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रहेगा। उसके लिए हम दे सकते हैं या तो 2.5 mg दो या फिर उनको 5 mg आप दो, ओडी दो एंड इवनिंग में आप इसे दे सकते हो। डोज बेस्ड ऑन सिम्टम सिवियरिटी, सिम्टम जैसे सिवियरिटी होगा उस तरह से दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखोगे, मैक्सिमम डोज जो आप दोगे वो 5 mg पर डे होगा। एक दिन में मैक्सिमम 5 mg आप दे सकते हो। नाउ उसके बाद अगर देखेंगे क्रोनिक इडियोपैथिक ऑर्टिकारिया, क्रोनिक इडियोपैथिक ऑर्टिकारिया, क्रोनिक इडियोपैथिक ऑर्टिकारिया, क्रोनिक इडियोपैथिक ऑर्टिकारिया, क्रोनिक इडियोपैथिक ऑर्टिकारिया। नाउ अगर हम बात करेंगे इन्फेंट जिनका उम्र आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 मंथ रहेगा एंड जितने भी चिल्ड्रेन होंगे जिनका उम्र 5 साल से कम रहेगा, चिल्ड्रेन एज्ड अगर आपका 5 ईयर होगा, ठीक है, 5 ईयर होगा, तो उस टाइप के जितने भी बच्चे होंगे तो उनका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे देंगे। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए ओरल हो जाएगा। और 6 हमेशा याद रखो, हमने क्या बोला, 6 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए एंड 5 साल से कम होना चाहिए। तो उसको अगर मैं लिखूँगा ऐसे तो 6 मंथ से लेकर के आपके लिए 5 साल के जितने भी बच्चे हैं तो उनके लिए डोज हम निर्धारित करेंगे। कितना देंगे, 1.25 mg आप दे सकते हो, या फिर उसको अगर हम बोला जाएगा हाफ टी स्पून, ठीक है, हाफ टी स्पून आप दे सकते हो ओरल सॉल्यूशन, जिसका मतलब होगा कितना, 2.5 ml होगा। ये ओडी आपको देना है, इवनिंग में देना है। नाउ जिन बच्चों के उम्र 6 से लेकर के 11 साल के उम्र तक हुआ है तो उसको हम ओरल रूट ऑफ ड्रग देंगे। तो 2.5 mg हमको देना है, ठीक है। अगर वो टैबलेट ले सकता है तो हाफ टैबलेट हम देंगे, ठीक है। 2.5 mg हाफ टैबलेट अगर करोगे तो 2.5 mg आएगा। या फिर आप उनको दे सकते हो 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कितना है आपका 5 ml है, या तो हाफ टैबलेट दो या तो 1 टीस्पून दो, मतलब 5 ml। 5 ml क्या हो जाएगा, ओरल सॉल्यूशन, दिस इज ओरल सॉल्यूशन। ओडी इन इवनिंग, ठीक है। मैक्सिमम डोज आप कितना दे सकते हो, मैक्स डोज, सो मैक्स डोज आपका हो जाएगा 2.5 mg पर डे में हम 2.5 mg दे सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू जिन बच्चों का उम्र चिल्ड्रेन ग्रेटर दैन 12 ईयर एंड एडोलसेंट, तो हम कह सकते हैं 12 साल से लेकर के 19 साल के तक, 19 साल
या फिर हम कह सकते हैं 18 साल। तो इसके बीच में अगर ये आ रहा है तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए ओरल रहेगा। उस बच्चों के लिए आपको देना पड़ेगा 5 mg देना पड़ेगा। 5 mg मतलब 1 टैबलेट, या फिर अगर सॉल्यूशन फॉर्म में देना चाहोगे 2 टीस्पून आपको देना पड़ेगा। 2 टीस्पून मतलब आपका 10 ml हो जाएगा। ओरल सॉल्यूशन आप सभी को पता है ओडी इन इवनिंग में आपको देना पड़ेगा। सम पेशेंट में एक्सपीरियंस रिलीफ ऑफ सिम्टम विथ 2.5 mg, जिसको बोला जाता है हाफ टैबलेट, और 1 टीस्पूनफुल 5 ml ओरल सॉल्यूशन ओडी इन द इवनिंग। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको 2.5 mg में भी रिलीफ मिलता है, या फिर 5 ml खा लेने से भी कितना आ जाएगा 2.5 mg मेडिकेमेंट में वो फील करते हैं। इसको 1 टीस्पूनफुल भी बोला जाएगा। 1 टीस्पून, ठीक है। तो उसमें भी ये अच्छा लगता है। नाउ डोसेज एडजस्टमेंट की अगर हम बात करेंगे, डोसेज एडजस्टमेंट प्रोफाइल की अगर हम बात करेंगे, डोसेज एडजस्टमेंट कितना हमको करना चाहिए। अगर हेपाटिक इम्पेयरमेंट हुआ है, हेपाटिक इम्पेयरमेंट अगर हुआ है तो इस केस में नो डोसेज एडजस्टमेंट इज नेसेसरी। नो डोसेज एडजस्टमेंट इज नेसेसरी। कोई ज़रूरत नहीं कि ये सब करने की। नाउ अगर मैं बात करूँगा रेनल इम्पेयरमेंट अगर बात करूँगा तो वहाँ पर अडल्ट की अगर हम बात करेंगे रेनल की, तो हमेशा याद रखो CrCl पहला कंडीशन, अगर वो ग्रेटर देन आ रहा है 80 ml पर मिनट अगर आ रहा है, नो डोसेज एडजस्टमेंट इज नेसेसरी। नो डोसेज एडजस्टमेंट इज नेसेसरी। कोई ज़रूरत नहीं है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है अगर आपका CrCl ठीक है, अगर वो 50 से लेकर के 80 आ रहा है, CrCl ऑफ 50 से लेकर क्रिएटिनाइन क्लियरेंस, ठीक है, 50 से लेकर के अगर वो 80 ml पर मिनट अगर आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अडल्ट को या तो 2.5 mg देंगे या फिर 5 mg OD इन इवनिंग हम देंगे। इन दोनों में से किसी को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, ठीक है, मतलब वही सेम फिगर चलेगा आगे चल करके ना। थर्ड नंबर कंडीशन है अगर आपका CrCl ऑफ 30 से लेकर के 50 अगर आ रहा है ml पर मिनट अगर आ रहा है तो 2.5 mg वंस एवरी अदर डे और 5 mg वंस एवरी अदर डे। तो यहाँ पर रोटेशन पॉलिसी चल रहा है। या तो देखो 2.5 mg आप दोगे, ठीक है, 2.5 mg OD दोगे वंस थरे दब एवरी अदर डे, मतलब एक दिन छोड़ करके OD एवरी अदर डे, मतलब आज दिया एक दिन छोड़ दिया उसके बाद अगले दिन चालू हो जाएगा। या फिर आप 5 mg वंस एवरी अदर डे, आप 5 mg
once every other day, every other day, ठीक है। नाउ फोर्थ जो कंडीशन होगा वो आपका CrCl अगर आपका 10 से लेकर के 30 ml पर मिनट अगर हो रहा है, ठीक है, तो आपको देना पड़ेगा कितना, 2.5 mg आपको देना पड़ेगा ट्वाइस वीकली, मतलब सप्ताह में 2 बार देना पड़ेगा, ट्वाइस वीकली, ठीक है, सप्ताह में 2 बार देना पड़ेगा। एवरी 3 to 4 डेज, 3 3 6 4 4 8 है, तो एवरी 3 to 4 डेज, या फिर आप इसे कह सकते हैं 5 mg once every 3 डे, 5 mg OD एवरी ट्वाइस वीकली, एवरी 3 to 4 डेज। इसका मतलब आपके वीकली आपको 2 बार देना पड़ेगा ना। फोर्थ नंबर कंडीशन हमको पता हो गया। नाउ फिफ्थ नंबर कंडीशन की अगर हम मूव करेंगे तो CrCl अगर आपका लेस दान हो रहा है, लेस दान 10 ml पर मिनट अगर हो रहा है, यूज इज कंट्रा इंडिकेटेड। नाउ यहीं से असली खेल शुरू होता है। यूज आपका कंट्रा इंडिकेटेड भाई साहब हो चुका है, 10 से 15 ml पर मिनट अगर आ रहा है CrCl, तो इसका यूज इज कंट्रा इंडिकेटेड, कंट्रा इंडिकेटेड आप नहीं दे सकते हो। अगर दे सकते हो तो डॉक्टर को पूछना चाहिए। हेमोडायलिसिस इंटरमिटेंट मतलब दिन थ्राइस वीकली, नॉन डायलाइजेबल लेस दैन 10% विथ 4 आवर डायलिसिस सेशन, यूज इज कंट्रा इंडिकेटेड। नाउ और क्या क्या है, हेमोडायलिसिस अगर आपका हो रहा है 6 नंबर पर, हेमोडायलिसिस अगर आपका हो रहा है, इंटरमिटेंट अगर हो रहा है, इंटरमिटेंट मतलब आपका थ्राइस अगर वीकली हो रहा है, दिन सप्ताह में 3 बार हो रहा है, ठीक है। नॉन डायलाइजेबल मतलब आपका अगर हम बात करेंगे लेस दैन 10% अगर हो रहा है विथ आपका 4 आवर डायलिसिस सेशन, 4 आवर डायलिसिस अगर सेशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपका यूज इज कंट्रा इंडिकेटेड, ठीक है, कंट्रा इंडिकेटेड हो जाएगा। पेरिटोनियल डायलिसिस यूज इज कंट्रा इंडिकेटेड, पेरिटोनियल डायलिसिस अगर हो रहा है, ये सारे चीज़ें अडल्ट के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, ओके। पेरिटोनियल डायलिसिस अगर हो रहा है, पेरिटोनियल डायलिसिस आपका यूज कंट्रा इंडिकेटेड है। पेडियाट्रिक अगर हम बात करेंगे, पेडियाट्रिक में भी बहुत सारे चीज़ आपको जानना चाहिए कि अगर रेनल इम्पेयरमेंट हो रहा है तो पेडियाट्रिक केस में कंडीशन हम क्या लेंगे, पर एनियल एलर्जिक रिनिटिस, क्रोनिक अर्टिकारिया। क्या होता है क्रोनिक अर्टिकारिया, ठीक है।
पेरिनियल एनाल्जिक रिनिटिस और एक होता है क्रोनिक अर्टिकेरिया। सो कंडीशन क्या होगा? कंडीशन अगर इन्फेंट एज 6 मंथ ग्रेटर देन 6 मंथ एंड चिल्ड्रन एज लेस देन 11 ईयर कॉन्ट्राइंडिकेटेड विथ एनी डिग्री ऑफ रेनल इम्पेयरमेंट। ठीक है, मान लीजिए इन्फेंट होता है, इन्फेंट जिनका उम्र होगा कितना, ग्रेटर दैन 6 मंथ अगर रहेगा एंड चिल्ड्रेन अगर रहेगा जिनका उम्र रहेगा कितना, 11 साल से कम, 11 साल से कम, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड विथ एनी डिग्री ऑफ रेनल इम्पेयरमेंट। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगा with any degree of renal impairment। ठीक है, मतलब मैं क्यों इतना डिटेल में ये पढ़ा रहा हूँ, देखो ये सब चीज़ें जो है ना, एक फार्मासिस्ट तो छोड़ो, डॉक्टर के पास भी ये जानकारी शायद किसी के पास होगा, मतलब लोग दे देते हैं, उसके बाद पेशेंट मरता है। अब ज्ञान नहीं, सिर्फ आप काम करने निकले पड़े हो, तो यही प्रॉब्लम आएगा, इस जगह में आप फंसोगे। अधिकांश जो डॉक्टर, कुछ ऐसे डॉक्टर होंगे जिनके पास ये ज्ञान होगा एंड कुछ सीनियर फार्मासिस्ट होंगे जो ऐसे पढ़ते हैं, उनके पास शायद होगा, मैं तो नहीं जानता हूँ किसके पास कितना ज्ञान है। अगर ज्ञान है तो अच्छी बात है, लेकिन ये देखो कंडीशन, अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो गया, ठीक है, 6 मंथ से ज़्यादा और 11 साल से जितने भी बच्चे, तो मैं अगर इसको समराइज करके लिखूँ, 6 मंथ से लेकर के 11 साल के जितने भी बच्चे हैं, अगर उनके पास रेनल इम्पेयरमेंट का कोई भी डिग्री हो, हमने रेनल इम्पेयरमेंट के बहुत सारे डिग्री यहाँ पर बात की, CRCL अगर 80 ml/min आ रहा है, 50 से 80, 30 से 50, तो ये जितने भी डिग्री हो, डिग्री से हमें कोई मतलब नहीं, एनी डिग्री ऑफ रेनल इम्पेयरमेंट कैन बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड विथ एज ऑफ 6 मंथ टू 11 ईयर्स। आप लेवोसिट्राजिन उन्हें नहीं दे सकते हो, लेवोसिट्राजिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई करने का बेटा ये फ़ायदा होता है। तो बीच बीच में हम थ्योरी की प्रशंसा भी करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, नाउ अगर चिल्ड्रेन जिनका उम्र रहेगा 12 साल से अधिक, नाउ यही तो फ़ायदा होता है ना, यही तो फ़ायदा होता है एक सीनियर फार्मासिस्ट के पास जाने के लिए, यही फ़ायदा होता है। जूनियर फार्मासिस्ट जाओगे वो ये सब चीज़ों को नहीं जानेगा। चिल्ड्रेन एज जिनका 12 साल से मतलब बड़ा है एंड एडोलसेंट है, तो एडोलसेंट का जनरली जो पीरियड होता है वो 18 साल से होता है, 18 साल तक। तो हम कह सकते हैं 12 से लेकर के 18 या फिर 19 साल के जितने भी बच्चे हैं, तो उस केस में आप देखो कहानी क्या है। अगर देखो अगर हम बात करेंगे CRCL, अगर आपका ग्रेटर देन आ रहा है 80 ml/min, ठीक है, नो एडजस्टमेंट इज नेसेसरी, तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, नो डोसेज एडजस्टमेंट इज नेसेसरी। ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है। नाउ और एक CRCL अगर आपका आ रहा है 50 से लेकर के 80 ml/min अगर आ रहा है, तो उसके लिए हमें कितना देना पड़ेगा, 2.5 mg OD। ठीक है, ये 12 साल से लेकर के 18 साल की बात मैं कर रहा हूँ, तो 2.5 mg हमको OD देना पड़ेगा। ठीक है, अगर CRCL आपका आ रहा है 30 से लेकर के 50 ml, 30 से लेकर के 50 ml/min अगर आपका आ रहा है,
तो उस केस में हम क्या दे सकते हैं, 2.5 mg वंस एवरी अदर डे। आप 2.5 mg वंस एवरी अदर डे, एवरी अदर डे मतलब एक दिन दोगे छोड़ दोगे, एक दिन दोगे छोड़ दोगे, ऐसे करके आपको देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर आपका CrCl आपका 10 से लेकर के कितना आ रहा है, 30 ml पर मिनट अगर आपका आ रहा है, तो उस केस में आपको देना पड़ेगा 2.5 mg ट्वाइस वीकली। आपको तो कितना देना पड़ेगा, 2.5 mg ट्वाइस वीकली, ठीक है। ट्वाइस वीकली आपको देना पड़ेगा, मतलब एवरी 3 to 4 days अगर हम बात करेंगे। नाउ अगर आपका CrCl कितना आ जाएगा, लेस दान 10 ml पर मिनट अगर हो रहा है और ऑन हेमोडायलिसिस, और ऑन हेमोडायलिसिस अगर ये हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कंट्रा इंडिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। कंट्रा इंडिकेटेड हो जाएगा फॉर कंट्रा इंडिकेटेड फॉर हेमोडायलिसिस नॉन डायलिजिबल, हेमोडायलिसिस नॉन डायलिजिबल, ये दोनों के लिए होता है, ठीक है। और हे फीवर एंड अदर रेस्पिरेटरी एलर्जी ओटिस। ना बात करेंगे हे फीवर एंड अदर रेस्पिरेटरी एलर्जी, OTC की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। OTC की बात कर रहा हूँ। सो चिल्ड्रेन एज जिनका 2 साल से बड़ा हो एंड एडोलसेंट, यूज इज नॉट रिकमेंडेड। हे फीवर एंड अदर रेस्पिरेटरी एलर्जी, हे फीवर के केस में एंड रेस्पिरेटरी एलर्जी यूज इज नॉट रिकमेंडेड। तो यहाँ पर चिल्ड्रेन जिनका उम्र रहेगा कितना, ग्रेटर दान 2 साल, ग्रेटर दान 2 ईयर, एंड एडोलसेंट, तो यूज इज नॉट रिकमेंडेड, आप यूज कर ही नहीं सकते हो। हे फीवर अगर आपको हो रहा है या फिर अदर रेस्पिरेटरी एलर्जी आपको हो रहा है एंड OTC ओवर द काउंटर में अगर आप लेना चाहते हो, तो चिल्ड्रेन का एज अगर 2 साल से लेकर के 18 साल, मतलब 2 साल से लेकर के 18-19 साल तक जितने भी बच्चे होंगे, उनका यूज क्या होता है, रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। ना बात करेंगे प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन की। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ये ड्रग की पूरा प्रोफाइल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ठीक है। प्रेगनेंसी लैक्टेशन अगर हम इसकी देखेंगे तो कैटेगरी अननोन है, कैटेगरी आपका अननोन है, मतलब इसका कैटेगरी कोई अभी तक नहीं देखा गया है कौन सा कैटेगरी। सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन में बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक रिनिटिस and urticaria during pregnancy. However, information related to the use of levocetirizine in pregnancy is limited and other medication may be preferred. Excretion in breast milk unknown. Use with caution.
सो कैटेगरी अननोन। दूसरा जो होता है सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन, सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामाइन may be used, इसे हम यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ allergic rhinitis and urticaria during pregnancy, ठीक है। However, information related to the use of levocetirizine in pregnancy is limited and other medication may be preferred. However, information related to use of levocetirizine in pregnancy is limited, ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। and other medication may be preferred, other medication may be preferred, other medication preferred होता है। now excretion in breast milk is unknown, अभी तक पता नहीं चला है। excretion in breast milk, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क अभी तक ये अननोन है, ठीक है। यूज विथ कसन, ठीक है। नाउ मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करेंगे कि लेवोसेट्रिजिन काम कैसे करता है, मोड ऑफ एक्शन ना मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करेंगे तो लेवोसेट्रिजिन LVZ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इज एन एंटीहिस्टामिन, ये हमें पता है, दैट सिलेक्टिवली कॉम्पीट्स, ये कॉम्पीट्स करता है विथ, ये किसके साथ कॉम्पीट करता है, विथ हिस्टामिन H1 रिसेप्टर के साथ कॉम्पीट करता है। H1 रिसेप्टर के साइट ऑन द इफेक्टर सेल, ठीक है, ऑन इफेक्टर सेल इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, और कहाँ पर, ब्लड वेसल, क्योंकि H1 रिसेप्टर इन्हीं जगह पर मिलेगा, एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी आपका जो होता है क्या होता है, ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लेवोसेट्रिजिन द एक्टिव एनांटियोमर ऑफ सेट्रिजिन, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। लेवोसेट्रिजिन जो होता है द एक्टिव एनांटियोमर ऑफ किसका, सेट्रिजिन का एनांटियोमर है लेवोसेट्रिजिन, एक्टिव एनांटियोमर, हैज ट्वाइस द बाइंडिंग एफिनिटी,
has twice the binding affinity, twice the binding affinity, 2 गुना से ज़्यादा, 2 गुना, has twice the binding affinity, 8 किधर, H1 receptor compared to cetirizine, ठीक है। तो किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। दूसरे वीडियो में हम जनरली आप डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, अगर हम इसकी बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, अभी तक हमने लेवोसिट्रिजिन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, नंबर 1। नंबर 2 है आपका अडल्ट डोसेज पढ़ा, अडल्ट डोसेज आज हमने कवर किया। नंबर 3 में पेडियाट्रिक डोसेज हमने जाना, एंड फोर्थ नंबर पर आज हमने पढ़ा डोसेज एडजस्टमेंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा 5th नंबर पर आपका प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के बारे में हमने पढ़ा, एंड 6th नंबर पर हमने पढ़ा मोड ऑफ एक्शन के बारे में हमने पढ़ा। नाउ नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करेंगे वो जनरली किसके ऊपर होगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के ऊपर हम बहुत फोकस करेंगे। एडवर्स ADVER एडवर्स ड्रग रिएक्शन के ऊपर हम देखेंगे स्पेसिफिक वाइज। सेकेंड हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है। इंटरेक्शन के ऊपर हम देखेंगे। देन हम क्या करेंगे, कंट्रा इंडिकेशन के बारे में देखेंगे, एंड इसकी वार्निंग प्रोफाइल के बारे में हम देखेंगे। चौथा नंबर पे हम देखेंगे जनरल कंसीडरेशन के बारे में हम देखेंगे। पांचवा जो हम देखेंगे वो मॉनिटरिंग पैरामीटर के ऊपर देखेंगे। मॉनिटरिंग पैरामीटर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इंटरैक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड वार्निंग, जनरल कंसीडरेशन के बारे में स्टडी करेंगे, मॉनिटरिंग पैरामीटर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक डिस्कशन के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।